आदाब, सत श्री अकाल, वेरी वार्म विशेस ऑफ द डे। आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल जिसका नाम है इंग्लिश क्लासेस विद सर जॉन। पिछले वीडियो में हमने मॉडल्स के कुछ वर्ड्स के बारे में, उसके कुछ हिस्से के बारे में बात करी थी, जिसमें आते हैं कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड। और आज हम बात करने वाले हैं विल, वुड, ऑट टू, मस्ट, विल बी एबल टू, बी गोइंग टू, डेयर एंड नीड नॉट। ये सब मॉडल्स ही हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स ही हैं। बात को शुरू करने से पहले एक रिमाइंडर के तौर पे कहना चाहता हूं कि ये स्पेशल वर्ब्स हैं, जैसे मैंने कल वीडियो के अंत में भी कहा था, आज वीडियो की शुरुआत में कह रहा हूं। ये कभी भी अपने साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म नहीं लेते। ये इनकी खास बात है। ये हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे। दूसरी चीज, अगर इनके साथ हैव आ जाए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ सकती है। अदरवाइज कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की ना ही सेकंड फॉर्म लेगा ना ही थर्ड फॉर्म लेगा। विल का मतलब करूंगा, वुड का मतलब चाहिए, ऑट टू और मस्ट का मतलब भी चाहिए होता है। ये काफी सिमिलर होता है शुड और वुड के मीनिंग में। विल बी एबल टू, आप कर सकोगे। इज गोइंग टू, आई एम गोइंग टू, करने वाला है, करूंगा। ये विल को रिप्लेस करता है टेंसेस में। कैसे करता है वो हम एग्जांपल्स में सीखेंगे। डेयर, हिम्मत, नीड नॉट, जरूरत नहीं है। तो इन सब वाक्यों का कैसे इस्तेमाल होता है इस बारे में हम एग्जांपल्स के साथ सीखेंगे। अब हम शुरुआत कर रहे हैं आज के चैप्टर की, और आज का पहला हमारा वर्ड है वो है विल। विल का इस्तेमाल अगर फर्स्ट पर्सन के साथ हो तो वो प्रॉमिस, वार्निंग, डिटर्मिनेशन, हैबिट और कमांड के बारे में बात करता है। अगर उसका इस्तेमाल सेकंड पर्सन के साथ हो तो वो सिंपल फ्यूचर टेंस का पार्ट है। अगर उसका इस्तेमाल, विल का इस्तेमाल सेंटेंस की शुरुआत में हो तो ये कई बार फॉर्मल रिक्वेस्ट को भी दिखाता है। अगर विल के साथ बी आ रहा है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वो प्रोबेबिलिटी को दिखाएगा, यानी कि संभावना। यदि विल नॉट बन जाए, सब्जेक्ट के साथ विल नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो वो रिफ्यूजल, मना कर रहा है कि मैंने ऐसा नहीं करना। अगर वो शुरुआत में है उसके बाद सब्जेक्ट है तो वो इन्विटेशन के रूप में काम करेगा। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं अपने पहले पॉइंट को। पहला पॉइंट है प्रॉमिस, वार्निंग और डिटर्मिनेशन। सबसे कॉमन सेंटेंस मोटिवेशनल क्लासेस में जो बोला जाता है वो है आई विल डू इट। आई फर्स्ट पर्सन है, उसके साथ विल आया, डू इट, मैं ऐसा करूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है, मैं ऐसा करूंगा। अगर मैं गुस्से में हूं या कोई भी इंसान गुस्से में होता है तो क्या कहते हैं, आई विल सी यू, मैं तुझे देख लूंगा। तो दिस विल वही है मॉडल, लेकिन अलग जगह अलग सेंस, अलग जगह अलग सेंस। एक जगह ये प्रॉमिस कर रहा है कि मैं ऐसा करूंगा, मैं डिटरमाइन हूं कि मैं ऐसा करूंगा। दूसरी तरफ गुस्से में आके वो वार्निंग दे रहा है, वो थ्रेट पैदा कर रहा है, आई विल सी यू इन द कोर्ट, मैं तुझे अदालत में देख लूंगा। अब सेकंड पर्सन के साथ अगर वो आता है तो सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन के साथ, सेकंड पर्सन मीन्स एक नॉर्मल बात है, तुम वहां जाओगे, क्योंकि ये टेंस के मुताबिक है। यहां पर ये टेंस का हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम कर रहा है, यहां पर ये मॉडल के रूप में काम कर रहा है। अब तीसरी बात जो हम कह रहे हैं कि फॉर्मल रिक्वेस्ट। फॉर्मल रिक्वेस्ट मीन्स यहां पर दो एग्जाम्पल लिखे हैं। पहला है विल यू ओपन द डोर, क्या तुम दरवाजा खोलोगे। एक रिक्वेस्ट की जा रही है, फॉर्मल रिक्वेस्ट।
विल यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे। ये दोनों ही फॉर्मल रिक्वेस्ट के रूप में काम आ रहा है। अभी एक बात मैं वीडियो के एंड में शेयर करूंगा, वो इसी से रिलेटेड है, तब तक वीडियो को पूरा देखिएगा। अब हम बात कर रहे हैं पॉइंट नंबर 4 की। पॉइंट नंबर 4 कहता है कि अगर विल के साथ बी आए और बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए, विल के साथ बी आए और बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए। थोड़ा सा इंफॉर्मेशन के लिए यहां पर बता देना चाहता हूं कि विल बी के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है फ्यूचर टेंस में। ध्यान दीजिएगा, मैं ये कह रहा हूं कि आईएनजी नहीं है, यहां पर आईएनजी का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, मतलब कि मैं टेंस का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। तो क्या हो जाएगा, और दूसरी चीज सेम जैसे यहां पर बी है उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है विल के साथ, कुड के साथ, कैन के साथ, माइट के साथ, मे के साथ भी ऐसा होता है। यहां पर क्योंकि विल का मतलब लास्ट में आ जाएगा गा, गे, तो ये प्रोबेबिलिटी को शो करता है। एग्जांपल दिखा देते हैं दोनों के, ताकि और बेहतर समझ में आए आपको। तो पहला है he will be in the room, और दूसरा है he can be in the room। अब दोनों में ट्रांसलेशन देखिए जरा। वह रूम में होगा, वह रूम में हो सकता है, कुड बी, कैन बी, माइट बी, मे बी। माइट और कुड जहां पर प्रोबेबिलिटी कम होती है, जहां पर चांसेस कम होते हैं, कैन बी एंड मे बी जहां पर चांसेस थोड़े ज्यादा है, संभावना थोड़ी ज्यादा है। ही कैन बी इन द रूम, वो रूम में हो सकता है, चांसेस ज्यादा है। ही विल बी इन द रूम, वो रूम में होगा, प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है, संभावना है। अगला है कि अगर मैं इस्तेमाल कर रहा हूं want का सब्जेक्ट के साथ, I want, want छोटा फॉर्म है will not का, I want go there, study today, watch TV। I won't go there, I will not go there, मैं वहां नहीं जाऊंगा। रिफ्यूज करता हूं, मैं मना कर रहा हूं कि मैंने वहां नहीं जाना। I won't study today, मैं आज नहीं पढ़ूंगा। I won't watch TV, आज मैं टीवी नहीं देखूंगा। तो जब want सब्जेक्ट के बाद आ रहा है, अगर सब्जेक्ट से पहले want आ रहा है, तब मीनिंग पूरा बदल जाएगा। Want you have a cup of tea? Want you have a cup of tea? क्या आप एक चाय लेना पसंद करोगे? Want you stay here tonight? क्या आप यहां रुकोगे? क्या आप यहां रुकना नहीं चाहोगे? Want के बाद सब्जेक्ट, इनविटेशन के बारे में बात करते हैं।
अब बात करते हैं हमारे लास्ट पॉइंट के बारे में और फिर आएंगे हम विल के साथ इस्तेमाल होने वाले कुछ और चीजों के बारे में जो मैंने यहां पर नहीं लिखा है। हैबिट और कमांड। और स्टूडेंट विल कंप्लीट देयर वर्क। अगर मैं बात करूं तो ये रहा, स्टूडेंट्स थर्ड पर्सन है, नाउन है, प्लूरल है, विल कंप्लीट देयर वर्क। सेकेंड, she will smoke or he will drink. वो शराब पिएगा, वो सिगरेट पिएगी। जहां पर हम हैबिट्स की बात कर रहे हैं वहां पर हम विल का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑल स्टूडेंट्स विल कंप्लीट देयर वर्क। सभी स्टूडेंट्स अपना काम पूरा करेंगे, ये क्योंकि उन्हें कमांड है कि उन्हें अपना काम कंप्लीट पूरा करना है। अब यहां पर मैं एक चीज को शेयर करना पसंद करूंगा। कल हमने बात करी थी बी गोइंग टू। बी का मतलब इज, एम आर वॉज वर, ये बी ग्रुप है। यहां पर अगर इसके आगे विल लग जाए तो क्या होगा? देखते हैं। इज गोइंग टू हेल्प मी। इज गोइंग टू हेल्प मी, वो मेरी मदद करने जा रहा है। ये सेंस देता है he will help me, वो मेरी मदद करेगा। is going to कंटिन्यूअस फॉर्म में चेंज है सिंपल फ्यूचर टेंस का। इसका अगर कंटिन्यूअस फॉर्म में मुझे बात करनी है, टेंसेस में हम इसके बारे में फिर से पढ़ेंगे और ज्यादा एग्जांपल्स के साथ पढ़ेंगे। यहां पर एक छोटे नोटिफिकेशन के रूप में, छोटी सी नॉलेज के रूप में ये बात मैं यहां पर शेयर कर रहा हूं कि इज गोइंग टू सेम मीनिंग देता है विल का। अब क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल? इस सवाल का जवाब मैं वीडियो के लास्ट में दूंगा। अब हम बात करने वाले हैं वुड के बारे में। तो वुड का पहला इस्तेमाल जो होता है वो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, जैसे कि कल भी बात करते हुए मैंने आपको बताया था अपने मॉडल्स के पहले वीडियो में कि कुड का इस्तेमाल और कैन का इस्तेमाल भी रिक्वेस्ट के लिए होता है, विल का इस्तेमाल और वुड का इस्तेमाल भी रिक्वेस्ट के लिए होता है। फर्क क्या है? कुड और वुड ज्यादा पोलाइट होते हैं, कैन और विल फॉर्मल होते हैं। मे का इस्तेमाल भी रिक्वेस्ट के लिए नहीं, परमिशन के लिए, दोनों सेंसेस में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मे ज्यादा बेटर है जब आप परमिशन ले रहे होते हैं किसी से, रिक्वेस्ट करने की बजाय। तो सबसे पहले पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वुड यू प्लीज गिव मी अ रुपी, क्या तुम मुझे 1 रुपए दोगे? रिक्वेस्ट किए जा रहे। वुड यू प्लीज शो मी अ बुक, क्या आप मुझे अपनी बुक दिखाना पसंद करेंगे?
Would you please close the door as you go out or as you go out? क्या आप दरवाजा बंद कर दोगे जैसे ही आप बाहर जाओगे? ये रिक्वेस्ट है। दूसरा है प्रोबेबिलिटी, संभावनाएं। आप मेरे लास्ट वीडियो में, देखिए कल आपने जो वीडियो देखा अपने मॉडल्स के फर्स्ट सेक्शन पर, उसमें मैंने बात करी थी प्रोबेबिलिटी के बारे में, कैन के साथ भी, कुड के साथ संभावनाएं। तो वहां पर मैंने आपको एक बात बताई थी मे और माइट के साथ भी, कि कैन और मे में संभावनाएं ज्यादा होती हैं, कुड और माइट में संभावनाएं कम। वैसे ही विल में प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, वुड में कम। He would be in the field now. वो भी खेत में हो सकता है, वो भी खेत में होगा, चांसेस कम है। होगा नहीं होगा पता नहीं। अब तीसरी चीज, आप इसके आगे I would be in the field now। अब इसका सेंस क्या बनता है अगर हम आई लगा दे तो? I would be in the field, मैं खेत में होऊंगा। अगर मैं वुड की जगह विल लगाऊं, आई विल बी इन द फील्ड, पक्का है, क्योंकि विल आ रहा है फर्स्ट पर्सन के साथ, तो ये प्रॉमिसिंग है कि मैं खेत में होऊंगा 100% अश्योरेंस के साथ। और वुड आ जाए तो डाउट होता है, प्रोबेबिलिटी होती है, संभावना होती है। अगर वुड के साथ लाइक टू आ जाए तो वो विश है, डिजायर को, मैं ऐसा चाहता हूं। आई वुड लाइक टू स्टडी विद यू, मैं तुम्हारे साथ पढ़ना चाहता हूं। आई वुड लाइक टू गो विद यू, आई वुड लाइक टू सी दैट मूवी अगेन एंड अगेन, मैं इस पिक्चर को बार बार देखना चाहता हूं। जहां पर आपकी डिजायर होती है, वुड लाइक टू। और एक बात याद रखिएगा, अगर कहीं पर आई विश आता है, आई विश, तो अगले सेंटेंस में विल का इस्तेमाल नहीं होगा, वहां पर हमें हमेशा वुड का इस्तेमाल करेंगे। आई विश दैट यू वुड fight the election। I wish that you would help her fully। मेरी इच्छा है कि तुम उसकी मदद करो। चौथा है हमारा जो फोर्थ पॉइंट है, मैंने थर्ड पॉइंट के सामने कंडीशनल लिखा हुआ है। कंडीशनल्स का मतलब होता है जहां पर कंडीशन लग जाए। अनरियल सिचुएशन में, इमेजिनरी सिचुएशन में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं इसको भी क्लियर कर देता हूं साथ में आपके लिए। If I had wings, अगर मेरे पास पंख होते तो I would fly to Australia। ऑस्ट्रेलिया, okay। ऑस्ट्रेलिया क्योंकि प्रॉपर नाउन है इसलिए उसका ए कैपिटल है। अगर मेरे पास पंख होते तो मैं ऑस्ट्रिया उड़ जाता, या आई वुड फ्लाई टू हिमालयाज। मैं हिमालय की तरफ उड़ जाता।
ये कंडीशनल्स हैं, इन्हें कंडीशनल्स बोला जाता है, जहां पर सिचुएशंस इमेजिनरी होती है। अगर वुड के साथ रेदर आ जाए, चलिए अब हम चौथे पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं, पहले 3 पार्ट के बारे में हम बात कर चुके हैं। चौथा पार्ट कहता है रेदर देन, जो शो करता है प्रेफरेंस को। जनरली प्रेफर वर्ड भी इंग्लिश ग्रामर में इस्तेमाल होता है। कैसे इस्तेमाल होता है दोनों का, वह हम देखेंगे। अभी हम इस्तेमाल करेंगे आई वुड रेदर रेस्ट नाउ। यहां पर मैंने सिर्फ रेदर का इस्तेमाल किया है कि मैं अभी रेस्ट करना पसंद करूंगा। अगर मैं इसके साथ ले लेता हूं आई वुड रेदर स्टडी नाउ देन सी अ मूवी। मैं अभी पढ़ना पसंद करूंगा बजाय इसके कि मैं मूवी देखूं। अब इसको अगर मुझे पसंद, अगर मैं कहता हूं, चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आई प्रिफर वॉकिंग प्रिफर के साथ कभी भी देन नहीं आता, टू आता है। गोइंग बाय टैक्सी, प्रेफर के साथ कभी भी देन नहीं आता, टू आता है। इसका एक और एग्जांपल है, आई प्रिफर कॉफी टू टी, देन टी नहीं, टू टी। मुझे कॉफी पसंद है चाय से ज्यादा। आप जब दो चीजों में से एक चीज को चूज करते हैं तब हम प्रेफर का इस्तेमाल करते हैं या वुड रेदर का इस्तेमाल करते हैं। अब मैं यहां पर बदलने वाला हूं इन सेंटेंसेस को जो मैंने प्रेफर से बनाया। तो पहला प्रेफर से बनाया हुआ सेंटेंस मेरा है आई प्रेफर वॉकिंग, तो इसका हो जाएगा आई वुड रेदर वॉक देन गो बाय टैक्सी। ध्यान दीजिएगा, प्रेफर के साथ आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल हुआ, वुड रेदर के साथ आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल नहीं हुआ। ये पहला डिफरेंस है। अब जरा इधर देख लेते हैं। आई वुड रेदर हैव का मतलब ना लेने से है। आई वुड रेदर हैव कॉफी देन टी। तो इसका बदलाव अगर वुड रेदर के साथ होगा तो कुछ ऐसा होगा, इसका बदलाव अगर वुड रेदर के साथ होगा तो कुछ ऐसा होगा। फर्क दोनों में क्लियर है। अब हमारा अगला पॉइंट है कि जब ये इनडायरेक्ट स्पीच में आता है, इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब है आपने दो लोगों को बात करते हुए सुना। घर में मम्मी डैडी ने बात किया और आपसे किसी ने आगे पूछ लिया, आपके सिस्टर ने, आपके ब्रदर ने आपसे पूछा कि मम्मी डैडी ने क्या कहा। तो जब आप मम्मी और डैडी की बात को खुद थर्ड पर्सन बनकर फोर्थ पर्सन को बताओगे तब वो इनडायरेक्ट हो जाता है। या मम्मी ने डैडी को कुछ बोला और डैडी किसी और को बताते हैं कि आपकी मम्मी ने आपको ये करने के लिए बोला, तब भी ये इनडायरेक्ट स्पीच है। इसको करने का तरीका, सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं। उसने कहा कि वो जानता है कि तुम पास नहीं होगे। उसने कहा वो जानता है कि तुम पास नहीं होगे। अगर मैं सिंपली उस सेंटेंस को दूसरे तरीके से तो बनेगा, उसने कहा, he says, वो कहता है कि तुम पास नहीं होगे, you will not pass. He says that you will not pass. लेकिन अगर उसे पास्ट में बोला जाए क्योंकि वो कह चुका है, तो ये बन जाएगा he said that. उसने कहा कि I would not pass.
या अगर मैं कहूं, इसको थोड़ा सा शेर को बदलता हूं, ही न्यू दैट, वो जानता था कि मैंने पास नहीं होना, आई वुड नॉट पास। जनरली इनडायरेक्ट स्पीच में दोनों अगर प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो टेंस बदलते नहीं है, लेकिन अगर किसी सेंटेंस में विल आया है और उसका पास्ट बनेगा तो वो वुड बनेगा। इनडायरेक्ट स्पीच में विल का वुड हो जाता है। ये जनरल एक एग्जाम्पल है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में इसके सारे रूल्स के बारे में हम बात करेंगे। अगला है पास्ट हैबिट, पुरानी आदत, पास्ट में जो आप करते थे। जैसे गांधी जी का एग्जांपल ले लेते हैं। गांधी जी वुड स्पेंड इन द मॉर्निंग, वो सुबह सुबह चरखा चलाते थे। I will go to the temple, मैं मंदिर जाता था। तो सबसे पहले वुड का इस्तेमाल पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, प्रोबेबिलिटी के लिए, जहां पर लाइक टू का इस्तेमाल हो वहां विश या डिजायर, जो आप चाहते हैं। अगर कोई सेंटेंस आई विश से शुरू होता है तो उसमें कभी भी विल का इस्तेमाल नहीं होगा। अगर हम रेदर देन इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो प्रेफरेंस को शो करता है। प्रिफर का इस्तेमाल भी आपको करके दिखा दिया। इनडायरेक्ट स्पीच में विल का वुड हो जाता है। पास्ट हैबिट, पुरानी आदतों के बारे में जब हम बात करते हैं। अब हम बात करेंगे ought to और must के बारे में। ought to और must का मतलब सिर्फ एक ही आता है, ऐसा होना चाहिए। करने वाले हैं ought to और must की। ought to और must का मीनिंग सेम होता है, पहली बात, और इनका कोई पास्ट टेंस नहीं, इनका कोई पास्ट फॉर्मेशन नहीं होता। इनका इस्तेमाल होता है, ought to का इस्तेमाल हम करते हैं प्रोहिबिशन, मना करने के लिए। मॉरल ड्यूटी, जो कि हमारी नैतिक जिम्मेदारियां हैं, उसके बारे में। एम्फेटिक एडवाइस, किसी को बहुत ज्यादा प्यार के साथ, बहुत ज्यादा जरूरत के साथ किसी बात पर एम्फसाइज करते हुए सलाह कि तुम्हें ऐसा करना ही चाहिए, उस बारे में भी हम ought to का भी इस्तेमाल करते हैं, मस्ट का भी इस्तेमाल करते हैं। मस्ट का इस्तेमाल कहां कहां होता है? कंपलसरी किसी चीज के लिए, आप कमांड कर रहे हैं या ऑर्डर कर रहे हैं। मॉरल ड्यूटी और प्रोविजन, जैसा कि यहां पर था। अर्जेंसी, बहुत जरूरी हो जाए कोई काम, ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, आपको पूरा पूरा यकीन सा है कि वो ऐसा ही होगा। मस्ट, अगर किसी सब्जेक्ट से पहले आ जाए, मतलब कि इंटेरोगेटिव हो जाए, तो उसका आंसर में पॉजिटिव में तो मस्ट आएगा, लेकिन अगर उसका नेगेटिव में आंसर आएगा तो मस्ट की जगह हम नीड नॉट का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले ought to का, मॉरल ड्यूटी, you ought to respect your elders। अब इसी की जगह आप मस्ट भी लिख सकते हैं। दोनों ही ऑब्लिगेशन है, दोनों ही सेम सेंस में होते हैं। मैक्सिमम टाइम ought to की जगह मस्ट का इस्तेमाल या स्पोकन इंग्लिश में दोनों का इस्तेमाल इन रेफरेंस होता रहता है। सेकंड है प्रोविजन, you ought not to treat your fellow brothers like this। तुम्हें अपने साथ वाले लोगों को, साथ वाले भाई लोगों को, साथ वाले समूह में उनको इस तरीके से ट्रीट, उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी ड्यूटी है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रोहिबिशन, आपको मना किया जा रहा है ऐसा करने से। ओरिजिनली एक एडवाइस है, मना जरूर हो रहा है लेकिन ओरिजिनली एक एम्फेटिक एडवाइस है।
अब इसी की जगह ये प्रॉपरली मना किया जा रहा है आपको। यू मस्ट नॉट ट्रीट योर ब्रदर्स लाइक दिस। तुम्हें अपने दो भाइयों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। अब तीसरा हमारा है कंपल्शन, कमांड, ऑर्डर्स। ऑल द स्टूडेंट्स must attend the classes or the function। ये सबके लिए कंपलसरी है, ये सबको आदेश है कि सबको क्लास, ऑप्शन में दे रहे हैं फंक्शन को अटेंड करना जरूरी है। कोई छूट नहीं, कोई रिलैक्सेशन नहीं है। अगर आप छोड़ते हैं तो यू विल बी सब्जेक्ट टू पनिशमेंट, आपको सजा दी जा सकती है। यू मस्ट ओबे द ट्रैफिक रूल्स, आपको ट्रैफिक रूल्स मानने चाहिए, अगर नहीं मानेंगे तो सजा है। तो मैक्सिमम टाइम जब हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं तो यू मस्ट, वो ऑब्लिगेशन बन जाता है। मॉरल ड्यूटी एंड प्रोविजन। मॉरल ड्यूटी के बारे में हम और टू के साथ बात कर चुके हैं, यू मस्ट रेस्पेक्ट योर एल्डर्स। प्रोविजन में भी हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे अर्जेंसी और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की। अर्जेंसी जैसे आई मस्ट लीव नाउ, मुझे अभी जाना पड़ेगा, अदरवाइज आई विल मिस द बस। बस और ट्रेन और फ्लाइट, मुझे अभी जाना पड़ेगा, अगर ऐसा नहीं करता हूं तो मैं अपनी बस, अपना ट्रेन, अपना फ्लाइट मिस कर दूंगा। ये अर्जेंट है मेरे लिए जाना। आई मस्ट कंप्लीट माई वर्क नाउ बिकॉज weather is not good। मुझे अपना काम अभी पूरा कर लेना पड़ेगा, मुझे अपना काम अभी पूरा कर लेना चाहिए क्योंकि मौसम सही नहीं है, मौसम गंदा है, बिजली कट सकती है, इलेक्ट्रिसिटी विल बी कट ऑफ। आप इसे दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर मैं इसके स्टार्टिंग में लिखूं, इसको एंड में ले लूं, तो वो भी सेंस बन जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी will be cut off so I must complete my work now। इलेक्ट्रिसिटी विल बी कट ऑफ, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी काट दी जाएगी, इसलिए मुझे अपना काम अभी पूरा कर लेना चाहिए। अब आता है अगला, अगर मस्ट किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाए, मस्ट आई गो देयर, क्या मुझे वहां जाना चाहिए? यस यू मस्ट। अगर पॉजिटिव में आंसर है तो मस्ट, नो यू नीड नॉट। अगर नेगेटिव है
तो नीड नॉट का इस्तेमाल करेंगे। अगर पॉजिटिव है तो आप मस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या मुझे वहां जाना चाहिए? क्या मुझे वहां जाने की आवश्यकता है? यू मस्ट, तुम्हें वहां जरूर जाना चाहिए। नो यू नीड नॉट, तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करने वाले हैं एक और चीज की जिसके बारे में हमने कल बात करी थी कैन और कुड के साथ भी। वो वर्ड था हमारा बी एबल टू। बी का मतलब इस्तेमाल से था। अगर मैं इसके आगे विल लगा दूं तो क्या बन जाएगा? आई विल बी एबल टू डू दिस। मैं ये कर पाऊंगा। आई एम एबल टू डू दिस। मैं इसको कर सकता हूं, मैं इसको करने के योग्य हूं। फ्यूचर में ले गया बात को, कर पाऊंगा, कर सकता हूं। एबल टू फ्यूचर में भी आ सकता है, प्रेजेंट में भी आ सकता है, पास्ट में भी आ सकता है। वॉज एंड वर के साथ भी आप बी एबल टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ अभी थोड़ी देर पहले हमने विल बी के साथ एक बात कही थी। विल बी गोइंग टू का इस्तेमाल अगर इसके आगे नाउन आता है, आई विल बी गोइंग टू यूएस, तो ये सही है। आई विल बी गोइंग टू यूएस नेक्स्ट ईयर, ये सही है। अगर इसके आगे आप इंफिनिटिव लगाते हैं तो वो आई विल बी गोइंग टू ड्राइव द कार सून, तो इसका सेंस बन जाता है कि कमिंग सून, मैं ऐसा निकट भविष्य में करने वाला हूं। गोइंग टू ये सेम सेंस ले रहा है। एम आर इज एम आर गोइंग टू, इज गोइंग टू, एम गोइंग टू, आर गोइंग टू। बहुत कम ग्रामर में इस्तेमाल होने वाला पार्ट है और ये 90% ग्रामर में जब ट्रांजिशन के लिए बात करते हैं, एक सेंटेंस का फॉर्म दूसरे में बदलने के लिए, जैसे दे वर गोइंग टू अराइव, अगर इसको मुझे फ्यूचर में बदलना है तो इस तरीके से हम विल बी गोइंग टू का इस्तेमाल करते हैं। जनरली ग्रामर इस फॉर्म का इस्तेमाल टेंसेस में या मोडाल्स में नहीं करती है। बहुत कम राइटर्स, बहुत कम ग्रामरियंस इसका इस्तेमाल करते हैं और उसको सही मानते हैं। इसका इस्तेमाल बहुत कम चांसेस में या प्रोबेबिलिटी की नियर फ्यूचर में क्या करने वाला हूं मैं, अपने प्लान शो करने के लिए हम करते हैं। अब हमारा अगला हिस्सा है जिसके बारे में हम बात करेंगे, वो है डेयर एंड नीड। डेयर का मतलब होता है और नीड, इसके बारे में हम बात करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं डेयर और नीड की। इनको सेमी मोडाल्स कहा जाता है, मार्जिनल वर्ब या सेमी मोडाल्स। सेमी मोडाल्स इसलिए क्योंकि ये मोडाल के रूप में भी काम करते हैं और मेन वर्ब के रूप में भी। डेयर का मतलब होता है हिम्मत, नीड का मतलब होता है जरूरत या सहायता। अगर ये मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है तो एग्जाम्पल के रूप में हम ले सकते हैं आई नीड यू, मुझे तुम्हारी जरूरत है। आई डू नॉट नीड दिस, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। डज ही नीड माई हेल्प, क्या उसे मेरी सहायता की जरूरत है। डज ही डेयर टू अपोज यू, क्या उसके अंदर तुम्हारे खिलाफ जाने की हिम्मत है। उसके अंदर तुम्हारे खिलाफ जाने की हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर, इसको अगर मैं चेंज करता हूं, हाउ डेयर यू अपोज यू, उसको अंदर ये हिम्मत कैसे कि वो तुम्हारे खिलाफ जाए। अगर हम इसको डेयर का इस्तेमाल हाउ के साथ करेंगे, हाउ डेयर यू, यहां पर देखिएगा टू मिसिंग है। हाउ डेयर यू टू सिट देयर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वहां बैठने की। हाउ डेयर ही कम हियर, उसकी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की।
डेयर यू टेक सच ए स्टेप, डेयर यू टेक सच ए स्टेप, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना बड़ा स्टेप लेने की। या अगर मैं इसके आगे हाउ लगा दूं तो बन जाएगा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना बड़ा स्टेप लेने की। अब इसको हाउ को हटाने पर इसका ट्रांसलेशन बन जाएगा, क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम इतना बड़ा स्टेप ले सको। आई डेयर नॉट टेल हिम, मुझे उसे बताने की हिम्मत नहीं हुई। आई डिड नॉट डेयर टू आस्क हिम, मेरे अंदर उसे पूछने की हिम्मत नहीं हुई। यू नीड नॉट टू वरी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। नीड नॉट के साथ टू कई सेंटेंसेस में शो होता है, कईयों में नहीं होता है। डेयर, डिड नॉट डेयर, डेयर के साथ कई सेंटेंसेस में टू शो होगा, कईयों में नहीं होगा। 90% आपको नजर नहीं आएगा। अगर हम बात करते हैं नीड की इंटेरोगेटिव में, तो इंटेरोगेटिव में डोंट यू नीड टू गो देयर, क्या तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है। आंसर अगर आएगा तो पॉजिटिव आंसर के लिए मस्ट और नेगेटिव आंसर के लिए नीड नॉट। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। नीड नेसेसिटी को दिखाता है, जरूरत को दिखाता है। आई नीड यू, ये मेन वर्ब के रूप में काम करते हुए। आई डू नॉट नीड दिस। अगर इसी नीड की नेसेसिटी की बात करें, यू नीड नॉट टू वरी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। नेगेटिव फॉर्म में है लेकिन फिर भी आवश्यकता, जरूरत बता रहे कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इन नेगेटिव फॉर्म है क्वेश्चन वर्ड्स। अगर क्वेश्चन वर्ड्स के रूप में आता है तो ये रहेगा। इसका आंसर कैसे देना है वो भी आपको बोर्ड पे समझाया हुआ है। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम कुछ और मॉडल्स के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। सी यू सून।